राजस्थान और भारत जीके की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें अर्जित क्लासेस के यूट्यूब चैनल को और हाँ, बेल आइकन बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले यूट्यूब अपडेट वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रामनिवास जांगेड़ अर्जित क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम भारत जीके के अंतर्गत प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं और प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हमने हड़प्पा सभ्यता पार्ट 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। आज पार्ट 3 के रूप में हम इसके उद्भव को देखेंगे, हम इनके नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे, कालक्रम की बात करेंगे, फिर स्थानों की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका समय व्यर्थ नहीं करके हम जो है आगे हड़प्पा सभ्यता के अगले वाले पार्ट को पढ़ते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन जो है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। मुख्यतः देखा जाए तो हम उद्भव के बारे में बात करेंगे, यानी कि मूल रूप से देखा जाए तो इसका जो उद्भव हुआ था किस प्रकार से माना जाता है। तो उद्भव के अंतर्गत दो बिंदु आते हैं। एक तो उद्भव का मतलब इसकी उत्पत्ति या उद्भव किस प्रकार से हुआ, तो दो मत आते हैं इसमें। एक विदेशी मत है और एक स्थानीय मत है। यानी कि विदेशी मत के अंतर्गत बात करते हैं तो जैसे गार्डनर महोदय हैं, मॉर्शल हैं, मार्टिमर व्हीलर हैं, बीबी कोसाम्बी हैं, इस तरह के विद्वान कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्भव हुआ वो विदेशी यानी सुमेरियन सभ्यता से हुआ है। तो लिख सकते हैं इसमें फर्स्ट बात करते हैं विदेशी मत। विदेशी मत और विदेशी मत जो क्या कहते हैं कि सुमेरियन सभ्यता से, यानी कि हड़प्पा का उद्भव, हड़प्पा का उद्भव सुमेरियन सभ्यता से हुआ है। सुमेरियन सभ्यता से। और इसके अंतर्गत विदेशी मत में कौन कौन आते हैं तो जॉन मार्शल महोदय कहते हैं, जॉन मार्शल। इसके अलावा मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर। वह आपका एक आता है गार्डनर चाइल्ड, और वह बीबी कोसाम्बी भी जो है इस तरह से इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव है वो सुमेरियन सभ्यता से है। बात करते हैं सेकंड जो है इसका, वो है स्थानीय मत। स्थानीय मत, स्थानीय जो मत है वो ये कहते हैं कि इसके निर्माता भारतीय थे। तो कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के निर्माता या जो कह सकते हैं उद्भव भारतीय थे। और इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है आर्य। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति आर्यों से हुई है। और आर्यों की बात करते हैं तो उसमें राम लक्ष्मण आते हैं। राम लक्ष्मण का मतलब है TN रामचंद्रन, और एक है लक्ष्मण स्वरूप कुशालकर जो है वो ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो का उद्भव है वो आर्यों से हुआ है। इस तरह से अपन कह सकते हैं। तो इसमें अपन लिखेंगे इसमें खास तौर से TN रामचंद्र, आर्य TN रामचंद्रन, वह लक्ष्मण स्वरूप कुशालकर ये महोदय कहते हैं। इसके अलावा इसमें एक KN शास्त्री का भी नाम आता है, KN शास्त्री। वह इसमें एक जो है आपके वो SR राव भी आते हैं, SR राव। ये विद्वान कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति जो है या जो उद्भव है वो आपके आर्यों से हुआ है। दूसरा, इसी के अंतर्गत कुछ व्यक्ति इनका उद्भव द्रविड़ों से मानते हैं, द्रविड़। और द्रविड़ के अंदर एक और व्यक्ति आता है, वो है राखलदास बनर्जी। और ये सबसे उपयुक्त मत है, या यूं कह सकते हैं ये सबसे सटीक मत है, सर्वमान्य मत। सर्वमान्य
उद्भव है, उत्पत्ति है, वो किससे होती है? फाइनल इस पर मुहर लग चुकी है द्रविड़ पर, और इसके जो है वो राखलदास बनर्जी है। तो इस प्रकार से उद्भव को लेकर के बात करते हैं। उसके बाद में अब अपन आगे चर्चा करने वाले हैं इसके अंतर्गत जो मैंने कल कहा था आपको कि स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक स्थान कहां खोजे गए, तो वो गुजरात में। तो कोई पॉइंट आपका लिख दूं मैं, स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थल गुजरात राज्य में खोजे गए, गुजरात राज्य से मिले। इस तरह से ये लाइन इंपोर्टेंट है। और अब बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता मिस्र की सभ्यता से, या यूं कह सकते हैं इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, हड़प्पा सभ्यता मिस्र की सभ्यता से जो है इसमें 20 गुना वह मिस्र तथा मेसोपोटामिया सभ्यता, अब मेसोपोटामिया के सम्मिलित रूप से 12 गुना बड़ी सभ्यता है। तो ये भी इंपोर्टेंट लाइन है। देखिए हड़प्पा सभ्यता मैंने पहले कहा कि यह विश्व की इकलौती एकमात्र नगर प्रधान सभ्यता है, और क्षेत्रफल में भी बात करते हैं तो ये मिस्र की सभ्यता से करीब 20 गुना बड़ी है, यानी इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो मिस्र से 20 गुना बड़ा है। अगर मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता को भी मिला ले दोनों को, तो भी दोनों से सम्मिलित रूप से ये 12 गुना बड़ी है। तो इसका मतलब इस महान सभ्यता की अपन बात करते हैं, और आगे पर इसमें अच्छे जो स्थलों के बारे में, उनके जो साक्ष्य, उनकी चर्चा करेंगे। तो उद्भव के बारे में मोस्टली देखा जाए तो 2 प्रकार के मत आते हैं इसमें। एक विदेशी मत है, बस इसमें आपको विद्वानों का नाम ध्यान रखना है कि विदेशी जो है वो विदेशी रहेंगे भाई। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव विदेशी बताने वाले विदेशी जो है विद्वान रहेंगे, जिसमें मुख्यतः मॉर्सल है, मार्टिमर व्हीलर है, गार्डन चाइल्ड और कोसाम्बी है। ये विदेशी मत कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव हुआ वो सुमेरियन सभ्यता से हुआ था, ठीक है। जबकि भारतीय कहते हैं कि इसका उद्भव भारतीयों से हुआ है, मोस्टली आर्य और द्रविड़ों से। आर्यों में बात करते हैं तो रामचंद्र, राम लक्ष्मण, याद रखना कि आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। तो इस तरह से आप जो है याद रख सकते हो कि आर्य जो है राम और लक्ष्मण आर्य थे। इस तरह से याद कर सकते हैं कि आर्य बताने वाले कौन थे? रामचंद्र और लक्ष्मण कोसालकर। द्रविड़ बताते हैं वो राखलदास बनर्जी। अर्थात ये सर्वमान्य मत है, इसलिए अब रख लिया कौन सा? द्रविड़। हमने द्रविड़ों को मान लिया, ये सर्वमान्य मत है, ध्यान कर लेना। तो द्रविड़ को राख लिया यानी राखलदास बनर्जी। इस तरह से अपन इसको याद कर सकते हैं। एक चीज ये भी दिमाग में रखना, एक प्रश्न सिंपल सा पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक हड़प्पीय स्थल किस राज्य में खोजे गए या किस राज्य में मिले? तो वो गुजरात है, ठीक है। तो इस तरह से ये थी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात की। अब इसके जो है नामकरण और कालक्रम की बात कर लेते हैं। नामकरण की बात करते हैं, इनके क्या क्या नाम है। बहुत सारे जो है इस सभ्यता को कई सारे नाम दिए गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगला पॉइंट जो हमारा है अपन लिख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के समकालीन, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन अन्य सभ्यताएं वो कौन कौन सी हैं? तो इसमें बंधुओं नंबर 1 आती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसके अलावा बात करते हैं तो दूसरी आती है मिस्र की सभ्यता। इसके अलावा तीसरी जो सभ्यता आती है
है चीन की सभ्यता। इसके अलावा बात करते हैं जो सुमेरियन सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की ही अपन कह सकते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता जो है वो दजला फर्रात नदियों के संगम पर है। दजला व फर्रात नदियों पर स्थित है। और मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी के किनारे है। कौन सी नदी है? नील नदी। और चीन की सभ्यता है वो है हवांग नदी के किनारे है। तो ये नदियों को लेकर के भी मोस्टली अपने जो है पूछा जा सकता है इस तरह से। तो कोई ना कोई सभ्यता जो होगी वो किसी न किसी नदी के किनारे जरूर होगी, क्योंकि मानव की ये प्रकृति रही है कि मानव वहीं पर रहता है जहां उसे जल स्रोत की जो है कमी न हो, इसलिए वो जल स्रोत के पास रहना ही पसंद करता है। तो मुख्यतः हर कोई भी अगर सभ्यता पढ़ते हैं तो वो कोई ना कोई नदी के किनारे जरूर होगी और नदी को लेकर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चाहे अपन बात कर ले फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या कोई भी अपन जो है यूपीएससी लेवल में है, आरएस लेवल में है, वहां तक जो है ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया था, इससे पहले जो हुई थी 13-14 में, तो उस समय प्रश्न पूछा गया था। क्या प्रश्न था कि निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं है? तो उसमें 3 ऑप्शन में ये थे और चौथा ऑप्शन में था यूनान की सभ्यता। तो ध्यान करना दोस्तों, यूनान की सभ्यता सिंधु घाटी के समकालीन नहीं है, वो बाद की सभ्यता थी। इस तरह से ये पहले की है। तो एक समकालीन सभ्यता को लेकर के इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये भी आपके दिमाग में रहनी जरूरी है। देखिए मेरा ये जो चैप्टर है जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता, इसका लेवल जो है सभी एग्जाम्स के लिए जो है दृष्टिकोण से सही है। और मोस्टली जो है चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं या लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल लेक्चर की या सेकंड ग्रेड, सब में ये सिलेबस में है और उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको ये अध्ययन करवा रहा हूँ। तो खास तौर से बड़े एग्जाम के लिए मोस्टली जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद ये चैप्टर रहेगा। तो दोस्तों गौर से पढ़िएगा। ओके, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं। चलो इसी में लिख देता हूं, प्रजातियों के निर्माता अपन देख लेते हैं मोस्टली कौन कौन से थे। प्रजातियों के निर्माता, प्रजातियों के निर्माता, ये हमारा पॉइंट है। और इसके अंतर्गत अपन बात करते हैं या यूं कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी प्रजातियां आई थी। तो 4 तरह की प्रजातियां आई थी दोस्तों। इसमें सबसे पहले बात करते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, उसके बाद में बात करते हैं भूमध्य सागरीय, मंगोलाइट, अल्पाइन, ऐसे करके 4 जो है भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियां इस सिंधु घाटी सभ्यता में आई थी। तो दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जाता है, नॉर्मली प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन सी प्रजाति के लोग थे? तो वो भूमध्य सागरीय थे। ध्यान कर लेना, इसकी उत्पत्ति मिश्रित जातीय सिद्धांत के आधार पर हुई है, लेकिन मूल रूप से इसके निर्माता जो माने जाते हैं वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग माने जाते हैं जो हड़प्पा के दौरान आए थे। तो 4 तरह की प्रजाति आई थी यहाँ पर। नंबर 1 प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। ये मुख्यतः देखा जाए तो खास तौर से आपके मध्य भारत के अंदर थी, मध्य भारत में। समझ सकते हैं वर्तमान में जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रूप में, जनजाति के रूप में विद्यमान है। वर्तमान में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनके पूर्वज प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट थे, इस तरह से दिमाग में रखना। और मध्य भारत में ये प्रजाति आई थी भारत के अंदर सबसे पहले। मध्य भारत में आज भी अपन देखते हैं भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति या जातियों की संख्या की बात करते हैं तो वो मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। तो सीधा सा लॉजिक है, हड़प्पा सभ्यता से ये लिंक जुड़ा हुआ है, तो दिमाग में रखना। हड़प्पा सभ्यता के अंदर कई प्रजातियों के जो निर्माता आए थे यहाँ पर, मुख्य रूप से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जो मध्य भारत में है, आज भी उनके जो मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग रहते हैं वो शायद हड़प्पा के काल में या उससे पहले जो बात करते हैं तो वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट के रूप में आए थे, जो वर्तमान में अनुसूचित जाति और जनजाति के रूप में विद्यमान है। तो इनका जमावड़ा कहाँ हुआ? मध्य भारत में। दूसरी अपन बात करते हैं इसमें भूमध्य सागरीय,
सागरीय प्रजाति। और ये खास तौर से दक्षिण भारत के अंदर आई थी। ये दक्षिण भारत में और ये सिंधु सभ्यता के निर्माता माने जाते हैं। सिंधु सभ्यता के निर्माता। ठीक है, हम जो द्रविड़ों की बात कर रहे हैं वो यही है इस तरह से। और आगे बात करते हैं जो प्रोटोस्टलाइट है, ये सिंधु क्षेत्र में आने वाली पहली प्रजाति है। तो लिख सकते हैं सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति। इस तरह से ये भी ऊपर वाली लाइन में है, सिंधु क्षेत्र में आने वाली या सिंधु क्षेत्र में आने वाली पहली जाति है ये। कौन सी? प्रोटोस्टलाइट। लेकिन भूमध्य सागरीय दक्षिण भारत में आई और वास्तविक रूप से सिंधु सभ्यता के निर्माता यही माने जाते हैं। उसके बाद में आता है आपका मंगोलाइड। मंगोलाइड है उप हिमालय क्षेत्र में, उप हिमालय क्षेत्र। और जैसे कि सिक्किम है, म्यांमार है, इसके अलावा असम है, असम राज्य, वो चटगांव। ठीक है, इस तरह से इन क्षेत्र में मंगोलाइड आए थे। और उसके बाद में एक आता है अल्पाइन। और अल्पाइन की बात करते हैं तो ये सिंधु प्रदेश, मुख्यतः सिंधु जो पश्चिमी इलाका है वहां पर सिंधु है, गुजरात है। इसके अलावा बात करते हैं इसमें अपन तो मुख्य रूप से कर्नाटक है, मध्य भारत है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, मध्य भारत, इसके अलावा महाराष्ट्र, इसके अलावा तमिलनाडु तक भी ये गए थे, यानी यहीं पर आए थे तमिलनाडु। तो इस तरह से ये आपके 4 प्रकार की प्रजातियां हैं जो सिंधु क्षेत्र में आए थे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटोस्टलाइट। मध्य भारत में इनका जमावड़ा या मध्य भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति के रूप में, और सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति यही है। ठीक है, उसके बाद में भूमध्य सागरीय की बात करते हैं तो भूमध्य सागरीय दक्षिण भारत में आए थे और सिंधु सभ्यता के वास्तविक निर्माता माने जाते हैं। उसके बाद में तीसरी प्रजाति मंगोलाइड, उप हिमालय क्षेत्र में। अब देखो जैसे अपन भारत का यूं नक्शा पढ़ते हैं इस तरह से, ऐसे करके जो है, तो देखो ध्यान कर लेना इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो प्रोटोस्टलाइट जो थी वो यहां पर थी। ठीक है, और भूमध्य सागरीय जो है वो दक्षिण में थी इस तरह से। लेकिन दक्षिण जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता माने जाते हैं। और मुख्य रूप से जो अल्पाइन है वो सिंध, गुजरात और इस जो कर्नाटक या मध्य भारत और आपके महाराष्ट्र, तमिलनाडु में थी। ठीक है, तो मंगोलाइड की बात करते हैं तो आपको पता है कि मंगोलिया यहीं पर तो है, चाइना के ऊपर। तो मंगोलाइड से मंगोलिया ऐसे याद करना अपने को। तो मंगोलाइड जो जात थी वो आएगी कहां से? आएगी तो इधर से, तो कहां रहेगी? वो उप हिमालय क्षेत्र में रहेगी। तो ये खास तौर से कौन थे यहाँ पर थे मंगोलाइड। और यहाँ पर जो थी आपके मेन प्रोटोस्टलाइट थी, ये प्रजाति आई थी। इसके अलावा ये बात करते हैं तो मुख्य रूप से तो दक्षिण के अंतर्गत आती है वो भूमध्य सागरीय आती है, भूमध्य सागरीय। और खास तौर से जो पश्चिम में आती है वो आपके आती है अल्पाइन। मुख्य रूप से जो गुजरात है, सिंध प्रदेश है, इसके अलावा हालांकि वो नीचे तक गई थी, महाराष्ट्र और आपके तमिलनाडु और मध्य भारत तक भी गई थी। तो ये प्रजातियों की जो है आपके हड़प्पा सभ्यता के दौरान इनका यह आगमन हुआ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं। ओके, तो ये हमने बात की इनके खास तौर से प्रजातियों के निर्माता के बारे में चर्चा की। अब बात कर लेते हैं इस सभ्यता के नामकरण को लेकर। नामकरण को लेकर के अपन चर्चा करते हैं तो मुख्यतः इस सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है
नाम जो है वो अपन पढ़ते हैं इसमें। अब देखिएगा नामकरण, अगला हमारा पॉइंट है नामकरण। ठीक है, नामकरण की बात करते हैं तो इसमें पहला जो पॉइंट आता है हमारा, इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता कह सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके कई सारे नाम हैं। इसके अलावा हम इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसे एक शॉर्ट में सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता। इसके अलावा बात करते हैं तो हम इसे जो कह सकते हैं, इसके अंतर्गत सरस्वती हाकरा सभ्यता भी कह सकते हैं। कई सारे नाम हैं, सरस्वती हाकरा सभ्यता भी कह सकते हैं। कई सारे जो है इसके नामकरण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी जो है इसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा प्रथम नगरीय सभ्यता भी इसको कह सकते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता। तो इस तरह से कई सारे जो है इसके नाम हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो है कह सकते हैं सर्वाधिक स्थान, या यूं कह सकते हैं कि सिंधु और उनकी सहायक नदी घाटी में बहुत सारे स्थान सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान मिले हैं, इसलिए अपन इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कारण, और ये सबसे मान्य जो है इसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, सर्वप्रथम यहीं पर खोज, सर्वप्रथम यही खोज हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के नामकरण को लेकर के जो विद्वानों में मतभेद हुआ कि इसका नाम ये होना चाहिए, कोई कहता है कांस्ययुगीन जो है सभ्यता कहनी चाहिए, कोई कहता है नहीं साहब इसे सिंधु घाटी कहेंगे, कोई कहता है नहीं साहब इसे सरस्वती सभ्यता कहेंगे, कांस्ययुगीन कहेंगे, नगरीय कहेंगे। इस तरह के जो विवाद आए तो उन्होंने ये जो है इसके ऊपर रिसर्च किया और तब कहा कि जो स्थान पहली बार कौन सा स्थान खोदा गया उसके नाम पर जो है इस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाए। जब कभी भी इस तरह का कोई दुविधा आती है तो जहां पर जो है किस विशेष स्थान पर वो खोदी जाती है या उस पर खोज होती है या उसी स्थान विशेष, तो उस स्थान विशेष के कारण से उस सभ्यता का नाम यही पड़ा और ये सर्वमान्य नाम है। ये भी समझ लेना आप, सर्वमान्य नाम यही है इसका ओरिजिनल हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, बाद में बात करते हैं सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे इसके बहुत से स्थान मिले, इसलिए सिंधु सभ्यता कहते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता की बात करते हैं तो मैंने शुरू में कहा था कि जो हड़प्पा सभ्यता की खोज या उत्पत्ति ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में हुई है और भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में इसकी उत्पत्ति हुई है 3 देशों में। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता, यानी कि कांस्य के खूब सारे उपकरण बर्तन या अपन कह सकते हैं बहुत सारे आइटम मिले, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। यानी कि मानव ने कांसा बनाना सीख लिया था, यानी तांबे और टीन को मिलाकर के कांसा तैयार करने की विधि सिंधु वासियों को पता थी, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। सरस्वती हाकरा पाकिस्तान के जो खास तौर से शुरुआती चरण में सबसे ज्यादा स्थान हमें उसी इलाके में मिले थे। तो सरस्वती हाकरा मतलब जो है मूल रूप से उसी गग्गर को वहां पर कहा जाता है, कहां पर पाकिस्तान में, और सरस्वती कहते हैं सरस्वती की ही धारा गग्गर कहलाती है। तो मूल रूप से पाकिस्तान में सरस्वती हाकरा इस सभ्यता को कहा जाता है। इसके अलावा सिंधु सरस्वती सभ्यता, ध्यान कर लेना, सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे अधिक स्थान मिले हैं वर्तमान में वो सारे के सारे, यानी कि कह सकते हैं करीब 70% के आसपास जो स्थान मिले हैं हड़प्पा के वर्तमान की दृष्टि से, वो सारे के सारे सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे
किनारे मिले, इसलिए इसको वर्तमान में सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कह सकते हैं। और प्रथम नगरीय सभ्यता बिल्कुल कहेंगे साहब, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर पहली बार जो नगरों के अवशेष हमें मिलते हैं वो इसी सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको प्रथम नगरीय सभ्यता भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कह सकते हैं। प्रथम नगरीय क्रांति, प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये दोस्तों नामकरण की बात थी। अब हम आगे जो है इसके कालक्रम को लेकर के चर्चा करेंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। ओके, तो ये इस सभ्यता के खास तौर से हमने नामकरण की बात की, किस क्या क्या इसके जो है नाम है इस सभ्यता के। उसके बाद में अपन बात करते हैं, अगला हमारा पॉइंट आता है कालक्रम। कालक्रम यानी कि इस सभ्यता के जो है कालक्रम क्या होना चाहिए। देखिए, कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर, कार्बन डेटिंग पद्धति यानी कि C14 अपन इसको कहते हैं, के आधार पर हड़प्पा सभ्यता को 3 चरणों में बांटा गया है। आधार पर 3 चरणों में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के 3 चरण हैं, 3 चरणों में बांटा गया है इस तरह से। तो हम कार्बन डेटिंग के आधार पर सभ्यता को 3 चरणों में बांटते हैं दोस्तों। 3 चरण में पहला अपन कह सकते हैं प्राक हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा बात करते हैं तो हम कह सकते हैं परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तीसरा, तो वो है आपका प्रौढ़ या उत्तर हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। इनके अलग अलग काल अपन जो है इसमें देखेंगे। तो ये है आपके करीब 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व के बीच है। ये आपकी 2600 से लेकर के और 1900 ईसा पूर्व के बीच है इस तरह से। और ये 1900 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व के बीच मानी गई है। तो कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के 3 चरण किए गए हैं। 3 चरणों के अंदर अपन हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं, यानी कि शुरुआती चरण में जब हड़प्पा सभ्यता का जन्म हुआ, या अपन कह सकते हैं एक सुव्यवस्थित सभ्यता विकसित हुई थी इस तरह से। बिल्कुल जन्म यानी कि वो प्रारंभिक अवस्था है, यानी कि हड़प्पा की प्रारंभिक अवस्था है जो करीब 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व के बीच इसका कालक्रम निर्धारित किया गया है। कि शायद जो हड़प्पा का जो प्रारंभिक रूप था, जो पहला चरण था, उसका जन्म था, वो करीब 3500 ईसा पूर्व ये हड़प्पा सभ्यता आई है। उसके बाद में परिपक्व यानी कि हड़प्पा सभ्यता और अधिक विकसित हो गई थी। उसने तरह तरह के औजार, तरह तरह के जो है व्यापार के और कई सारी जो चीजें उसने इजाद कर ली थी। और कहते भी है कि ये व्यापार प्रधान सभ्यता थी, है ना। तो वो अपने चरम सीमा पर, यानी कि विकास की चरम सीमा पर थी, वो परिपक्व हड़प्पा कहलाती है। बीच वाली स्थिति वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य मानी गई है। इसके अलावा प्रौढ़ या उत्तर हड़प्पा, यानी हड़प्पा का अब पतन हो रहा था इस तरह से, धीरे धीरे वो विनष्ट हो रही थी। तो वो अवस्था है 1900 से 1300 ईसा पूर्व के बीच। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि सर्वमान्य काल इस सभ्यता का क्या है, तो दोस्तों वो है 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच है। और वो भी डीपी अग्रवाल के अनुसार, और इन्होंने आधार किसको माना, कार्बन डेटिंग पद्धति को, कार्बन डेटिंग पद्धति जो C14 इस तरह से। तो कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर इसका जो सर्वमान्य काल है, बिल्कुल एग्जैक्ट अपन बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है, वो 2300 से 1750
2350 ईसा पूर्व के बीच है। कई पुस्तकों में 2350 भी मिलेगा, ठीक है, और जो है आपको इस तरह से, तो ये सर्वमान्य काल है। इसके अलावा कुछ 3-4 काल हम विद्वानों के अनुसार कर लेते हैं। जैसे जॉन मॉर्सल ने कहा कि ये सभ्यता जो है वो 3250 से 2750 के बीच है। मार्टिमर व्हीलर कहते हैं कि ये सभ्यता 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच है। इसके अलावा 2800 से 2500 के बीच में मैके बताते हैं। इसके अलावा राजवल्ली पांडेय जो है वो 4000 ईसा पूर्व से लेकर के और 3500 ईसा पूर्व के बीच आते हैं। तो इस तरह की सारगोन अभिलेख के अंतर्गत जो है इस सभ्यता को अलग ही नाम दिया गया है। यो कह सकते हैं कि 2600 से लेकर के 1800 ईसा पूर्व के मध्य हड़प्पा सभ्यता का काल है जो सारगोन अभिलेख में लिखा हुआ है। तो ये जो है आपके कालक्रम की बात करते हैं। तो अगली बात करते हैं विभिन्न विद्वानों के अनुसार मत। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ओके, अब बात करते हैं अपन अलग अलग विद्वानों के अनुसार जो है इसका कालक्रम क्या होना चाहिए। तो सर्वमान्य काल कौन सा है? आपके 3300 से लेकर के और विभिन्न विद्वानों के अनुसार, विभिन्न विद्वानों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार इसका काल क्या होना चाहिए। तो विभिन्न विद्वानों के अनुसार की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन जॉन मार्शल के अनुसार जो काल है वो 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का काल माना गया है। इसके अलावा बात करते हैं, दूसरे हैं मार्टिमर व्हीलर कहते हैं कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के बीच में ये सभ्यता आई थी साहब, ठीक है। तो 2500 से 1500 पर ये कह सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो आपके अर्नेस्ट मेके जो है, अर्नेस्ट मेके के अनुसार ये काल है 2800 से 2500 ईसा पूर्व के बीच है। इसके अलावा बात करते हैं राजवल्ली जो पांडेय हैं वो करीब 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 3500 ईसा पूर्व के बीच में जो है इनका काल बताते हैं। इस तरह से अपन कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अपन 3500 से माधव स्वरूप वत्स, जिसकी बात करते हैं अपन आपके जो है माधव स्वरूप वत्स, इसके अनुसार जो है करीब 3500 ईसा पूर्व से लेकर के और 2500 ईसा पूर्व के बीच में इन्होंने इसका काल बताया है इस तरह से। और 2900 से 1900 की बात करते हैं तो वो डेड सिंह होते हैं, ठीक है। इस तरह से ये कहते हैं कि 2900 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच में हड़प्पा सभ्यता आई थी। और एक सारगोन अभिलेख है, सारगोन अभिलेख के अनुसार जो है इसका जो काल माना जाता है वो 2600 से लेकर के 1800 ईसा पूर्व के बीच इसका काल माना गया है इस तरह से। तो ये दोस्तों खास तौर से कालक्रम की हमने बात की, किस तरह से अलग अलग विद्वानों के अनुसार। इसमें प्रश्न कैसे आएगा, मोस्टली आपको दिमाग में वो चीज तो रखनी है जो सर्वमान्य काल है 2300 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व है, जो डीपी अग्रवाल महोदय के द्वारा कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर बताया गया है। इसके अलावा परिपक्व, प्रौढ़ और आपकी जो प्राक हड़प्पा है उनके तीनों के कालक्रम भी दिमाग में रखना। 3500 से 2600, 2600 से 1900 और 1900 से 1300, दो चीज तो वो। और इसमें मुख्यतः जो है इंडिविजुअल विद्वान को लेकर के प्रश्न पूछा जाएगा कि जॉन मॉर्सल महोदय के अनुसार इसका काल कितना है, या फिर एक तरफ विद्वान दे देंगे, दूसरी तरफ इनका कालक्रम दे देंगे और इन्हें सम्मिलित करो, इस प्रकार का प्रश्न आएगा। तो इसमें जॉन मॉर्सल जो है एग्जाम में पूछा गया है, इसके अलावा मार्टिमर व्हीलर का पूछा गया है, इसके अलावा सारगोन अभिलेख का पूछा गया एग्जाम में है। ये तीनों टिक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2-3 और रहेंगे जो आपको याद रखना है। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ओके, तो इस तरह से बात करते हैं। एक दिमाग में रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर, क्षेत्रफल की दृष्टि से
हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर है वो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो। और सबसे छोटा जो स्थल है, सबसे छोटा स्थल वो है अहलादीनो, अहलादीनो। ये दोनों दिमाग में रखना आप, अहलादीनो और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थान है, जिसका करीब 250 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और सबसे छोटा क्षेत्रफल में सिंधु सभ्यता का जो स्थान है वो अहलादीनो है। दोनों ही पाकिस्तान में है और दोनों ही पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में है या सिंध प्रदेश में है और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों आज हमने कालक्रम की बात की, इसके अलावा हमने जो है इसके विस्तार उसके बारे में बात की। नेक्स्ट अपन जो अगले वीडियो में शायद हड़प्पा सभ्यता को कवर करने की कोशिश करेंगे और आगे अपन जो है इनके स्थान और साक्ष्यों को लेकर के बात करेंगे, फिर इसकी विशेषता और पतन को जानेंगे। तो दोस्तों आज क्लास में बस इतना ही, मुझे दीजिएगा आज्ञा। ओके, धन्यवाद।